नमस्कार, मैं वैभव और आप देख रहे हैं श्री राधे स्टडीज़ में डेली करंट अफेयर कोर्स की सीरीज़ में 15 दिसंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स, जिसमें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपकी थ्योरी और इवेंट्स के बैकग्राउंड क्लियर कराता हूं। फिर उसी के बाद मैं आपको जो भी पैनल पे पढ़ा रहा होता हूं उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देता हूं और साथ ही में आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपकी पकड़ बन सके इवेंट्स पे। और साथ ही में फिर वीकली बेसिस के उस पे मैं फ्री मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपकी इवेंट और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बन सकती हैं उस पर विशेष पकड़ बन सके। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही में ये मंथली और वीकली बेसिस पे भी यही सब वीडियो चल रही है, तो आप उन्हें भी सुनिश्चित तौर पर देख सकते हैं। तो चलिएगा अभी अपने मेन वीडियो की तरफ में चलते हैं। मेन वीडियो की तरफ में चलने से पहले आज का टुडे बूस्टर पॉइंट देख लेते हैं। आज का बूस्टर पॉइंट क्या कहता है? अरे सिर्फ 5 सेकंड लगता है 500 रुपए उड़ाने में। सिर्फ 5 सेकंड लगता है 500 रुपए उड़ाने में। शायद 5 दिन लग गए होंगे तुम्हारे माँ बाप को इसे कमाने में। तो अपने माँ बाप की पैसों की कीमत समझो बेटा। पैसे की कीमत कुछ नहीं होती है। आप कहें कि 2000 के सर नोट की कीमत है, पैसे की कीमत कुछ भी नहीं होती है। कीमत होती है सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के पसीने की होती है, उस खून की पसीने की होती है जिन्हें उन्होंने गंवा करके वो 500 रुपये कमाए हैं। ठीक है, तो अपने माँ बाप के पैसों को यूं फर्जी में नहीं उड़ाना है, उन्हें संभल के उड़ाना है और उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना है जिससे आगे तुम 500 अगर उड़ा रहे हो तो 5000 कमा भी सको। तो ये समझ आपको बनानी है और इसी के साथ फिर चलते हैं अपने मेन वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्योरी बेस्ड जो है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला इवेंट क्या है हमारा कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, जरा इस बात को समझिएगा। आपको पता है कि ऊर्जा को ना तो ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस ट्रांसफर की प्रक्रिया में कुछ खर्च आता है, कुछ आपका एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो उस एक्सपेंडिचर को कम रखें। हम ज़्यादा ऊर्जा का जब उपयोग ही नहीं करेंगे तो उसे ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ये ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है कि हमारे जो कॉस्ट है, हमारी जो लागत है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे बच सकें। इसके लिए जनता को जागरूक किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी मैंने यहाँ पर सब हालांकि चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप थियोरेटिकली और नोट्स बनाने के उद्देश्य से इसे पढ़ सकते हैं और चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाता हुआ चल रहा हूँ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा आयोजित किया जाता है और यह जो है यह ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ही आता है। और ये आपको बता दूं BEE क्या है, ब्यूरो क्या होता है। ब्यूरो के बारे में थोड़ी सी समझ में आएगा। ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है और ऊर्जा के उपयोग को कम करने में भारत सरकार को नए नए जो तरीके होते हैं उनके बारे में बताती है। और साथ ही में आपको बताता चलो जो ये आयोग है और ये जो संवैधानिक निकाय है ये भारत में 2001 में इसे ब्यूरो को लागू किया गया था। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ब्यूरो क्या है और ये ऊर्जा संरक्षण दिवस किसके माध्यम से मनाया जाता है। तो चलिएगा अभी अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम परियोजना के लिए सड़क को डबल लाइन चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये क्या है 4 धाम परियोजना, जरा इसे समझिएगा। आपको पता है कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हिंदुओं के जो ऐतिहासिक मंदिर हैं, आप समझ सकते हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 जो मंदिर हैं ये हमारे चीन के बॉर्डर से सटे हुए हैं। और आपने अभी देखा होगा कि LAC विवाद और भी चीन के साथ काफ़ी विवाद चल रहे हैं। तो उन सभी विवाद को देखते हुए इन मंदिरों में भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए और साथ ही साथ और भी अन्य पैरामीटर्स को देखते हुए क्या किया गया है कि अब इन जो चारों मंदिर हैं इन चारों मंदिरों को आपस में एक 10 मीटर लंबी चौड़ी सड़क से जोड़ दिया जाएगा। इसको जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा कि यदि कभी भी भविष्य में अकाल या फिर आकस्मिक कोई भी घटना होती है तो
जो साधन हैं उनसे माध्यम से हम किसी भी भीड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ला सकते हैं। और साथ ही में इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो हैं ये सभी चीन के बॉर्डर के समीप पड़ते हैं। तो अगर हमें भविष्य में कभी अपने टैंक या फिर कोई भी इंडियन आर्मी थल सेना को अगर हमें वहाँ पे चीन के बॉर्डर तक के ले जाना होगा तो ये एक आसान सा मार्ग बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी मैंने सारे इवेंट्स के पॉइंट में क्या लिखा है कि हाल ही में एलएसी के चीन के साथ विवाद में चीन को बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया हुआ है कि चार धाम परियोजना के लिए 10 मीटर या फिर डबल लेन चौड़ी की जाए। क्या है चार धाम परियोजना, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। नोट्स के बुनियादी तरीके पे आप इसे बना सकते हैं। बाकी मैंने चीज़ों को समझा दिया है क्या है एक्चुअली चीज़ और क्या इसके पीछे की चीज़ रन कर रही है। ठीक है, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री को यह विशेष चार हिंदू मंदिर हैं जो कि चीन के बॉर्डर पे सटे हुए, मैंने आपको बताया भी था। केंद्र सरकार ने 14 दिसंबर 2021 को न्यायपालिका में यह चार धाम परियोजना के तहत चारों हिंदुओं मंदिर को आपस में 10 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने का प्रावधान जो है वो पेश किया था। इसी में क्या हुआ है कि केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया कि सड़क परियोजना के तहत हमारी थल सेना जो है वो आकस्मिक समय में भी चीन के बॉर्डर तक की पहुंच सकती है इस माध्यम से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि चार धाम परियोजना जो है वह किस राज्य में चालू की गई, तो किस राज्य में चालू की गई, उत्तराखंड में चालू की गई है। चार राज्य परियोजना के तहत किन किन मंदिरों को जोड़ा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इससे मेन प्रकार से ऐसे प्रश्न बन सकता है और ये किस चीज़ से क्या बैकग्राउंड है इसका वो मैं आपका यहाँ पे क्लियर कराता चलता हूँ। अगर इवेंट का बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है तो उसे समझना, उसे याद रखना लंबे समय तक की ये भी आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपका बैकग्राउंड भी क्लियर कराता हूँ। तो अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्पेस एक्स और टेस्ला के मुख्य एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया हुआ है। तो ये क्या है पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, आप यहाँ से नाम ही समझ सकते हैं कि पर्सन ऑफ द ईयर मतलब कि पूरे एक ऐसा व्यक्ति जिसने सभी लोगों को, वर्ल्ड के सभी लोगों को एक आगे मोटिवेट रहने के लिए किया है। तो उसके लिए पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड एलन मस्क को दिया गया है। तो आपको पता होगा कि स्पेस एक्स जो है कंपनी, इसके संस्थापक कौन है, एलन मस्क है। और टेस्ला जो कार बनाती है, विद्युत कार बनाती है, उसके संस्थापक कौन है, एलन मस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह खिताब जो है यह किसी व्यक्ति को संस्था या उसके प्रभावी होने के कारण उसे दिया जाता है। पिछले साल यह अवार्ड जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया गया था। और इसी अवार्ड को जो है वो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और अमेजॉन के संस्थापक जेफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेफ बेजोस को भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये जो अवार्ड है ये पहले किन किन लोगों को और भी दिया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कि ये क्या है, एलन मस्क के मैंने बारे में रखा है, यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया है। आप यकीन मानिएगा एलन मस्क से यदि आप इनका जीवनी इनके पढ़ेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव है। आप इसे जरूर समय निकाल के पढ़िएगा। बाकी मैंने थोड़े से पॉइंट्स के हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एलन मस्क के बारे में यहाँ पे, एलन मस्क एक इलेक्ट्रिकल कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के को फाउंडर और जो हैं सीईओ हैं। ठीक है, तो ये दो कंपनियों के तो सीईओ को फाउंडर है और साथ ही में द बोरिंग कंपनी के भी ये सीईओ और फाउंडर हैं। ठीक है, वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये और साथ ही में ट्विटर में भी एक्टिव रहने वाले सबसे खास व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप इन्हें माना गया है कि ट्विटर में सबसे ज़्यादा एक्टिव यही रहते हैं दुनिया में। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनको बारे में थोड़ा सा मैंने उनके बचपन की भी एक बताई है, मुझे बहुत अच्छी लगी उनके बारे में चीज़, तो मैंने आपके साथ में एक्सप्लेन किया। एलन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो इन्होंने क्या किया था, 10 साल की उम्र में कंप्यूटर की कोडिंग सीख ली थी। जिस उम्र में शायद हम लोग क्लास 6-7 में पढ़ रहे होंगे, उस समय इन्होंने कंप्यूटर की कोडिंग सीख ली थी और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक गेम तैयार किया था। आप देख सकते हो ब्लास्टर नामक उन्होंने एक गेम तैयार किया था, जिससे क्या किया गया था कि एक स्थानीय कंपनी मैग्नीज ने $500 पे खरीद लिया था। ये इनकी लाइफ का एक ऐसा मुझे इवेंट लगा जो कि शेयर करने वाला था, जिससे हम लोग एक मोटिवेशन की राह पर चल सकते हैं। तो आप इसे भी समझिएगा कि एलन मस्क ने 10 वर्ष की उम्र में कितनी बड़ी चीज़ अचीवमेंट कर ली थी। ठीक है, तो चलिएगा, अभी ये आपको इवेंट समझ में आ गया होगा। अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
ये क्या है, भारत कौशल रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट होती है जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि कौन से राज्य में या फिर कौन सी राज्य सरकार अपने यहाँ के लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यह रिपोर्ट जो है वी वॉक्स ने जारी की है, और यह रिपोर्ट जो है राज्य में रोजगार के अवसरों की जानकारी देती है कि कौन सा राज्य कितने अपने राज्य के जितने भी जनता है उनको रोजगार अवेलेबल करा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उच्चतम रोजगार वाले देश के कौन कौन से वो राज्य हैं। तो पहला तो महाराष्ट्र, मैंने आपको इवेंट में बताया, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, और फिर केरला, और फिर पश्चिम बंगाल, और साथ ही में कर्नाटक भी है। तो ये पांचों का क्रम आपको याद रहना चाहिए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ठीक है, ये जो है ये 5 राज्य हमारे देश में एक ऐसे 28 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे हैं जो कि रोजगार अपने जो राज्य की जनता है उनको रोजगार दिलाने में आगे आते हैं। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है कि महाराष्ट्र राज्य के बारे में, इसकी राजधानी क्या है, मुंबई है, राजभाषा क्या है, मराठी है, मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री कौन है, अजीत पवार हैं, और राज्यपाल कौन है यहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी हैं। और गठन इसका कब किया गया था, 1 मई 1960 में इसका गठन किया गया था महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, आगे चल के दूसरे इवेंट यहाँ पे देख सकते हैं। अगला इवेंट, छत्तीसगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का जो एक इंस्टीट्यूट है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, तो ये इसका क्या काम है, ये लोगों को जो ट्रेंड नहीं है और जो भी मतलब कि जिन्हें एक अच्छी व्हीकल चलाने नहीं आती है, तो उन्हें ये ट्रेंड करेगी, उन्हें बैक गियर कैसे यूज़ करना है, उन्हें आगे कैसे ले चलना है, कार को व्हीकल को कैसे आगे ले जाना है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट, इन सभी की जो ट्रेनिंग है ये दी जाएगी। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इवेंट के बारे में मैंने सब यहाँ पे चीज़ें अबाउट में लिखी हुई हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की राजधानी रायपुर में अटल नगर में ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया। तो आपको ये तो पता होगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। ठीक है, अब रायपुर में एक जगह है, वहाँ का नाम क्या है, अटल नगर। ठीक है, अटल नगर में भी एक तेंदुआ ग्राम है, वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। ये एक यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या किया जाएगा, ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें पार्क करना, बैक गियर का यूज़ करना, हाँ, और भी कई प्रकार की इसमें स्किल्स दी जाएंगी गाड़ी से रिलेटेड। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में क्या है, राजधानी क्या है, रायपुर है, मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल हैं, और राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, अगले इवेंट की तरफ में चलते हैं। अगला इवेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष ने भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो ये भाषा संगम मोबाइल ऐप क्या है, तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि जिसमें 22 भाषाएं, जो हमारे आप समझ सकते हैं जो संविधान है उसमें जो 22 भाषाओं का वो किया गया है अनुसूची 8 के अनुसार, तो उन सभी भाषाओं को इस एप्लीकेशन में रखा गया है, जिससे भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है। तो इस उद्देश्य के साथ इस ऐप का डेवलपमेंट किया गया है। इस ऐप के डेवलपमेंट से फ़ायदा क्या होगा कि हम एक दूसरे की संस्कृति को समझ सकेंगे, हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकेंगे। ठीक है, तो किसने किया है, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष जी ने इस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य भारत के सभी लोगों को विभिन्न राज्यों की विभिन्न भाषाओं की जानकारी उपलब्ध कराना और उनके जितने भी कल्चर है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। इसमें 22 भाषाओं का समाहित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट इवेंट था। इसके जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताया। आशा करूँगा कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं, और जो भी मैंने ये सब पढ़ाया है इसकी आपको PDF कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए आपको मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, वहाँ पे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक ऐसा, जब आप इसको पूरा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा कि 15 दिसंबर 2021 का जो मैंने पढ़ाया है इसका आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपको इस PDF जो है इस पैनल की डाउनलोड हो जाएगी विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है,
और साथ ही में यहाँ पे उत्तर भी मैंने अलग लिखा हुआ है। हाँ, ब्यूरो क्या है, ब्यूरो के बारे में आपको बताना है, ये कैसा निकाय है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है या फिर प्राइवेट है या सरकारी कंपनी है, क्या है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को लगा सकते हैं, जिससे आपकी क्या होगी, इवेंट पे भी पकड़ बनेगी। और निश्चित तौर पर मैं आपसे दोस्तों निवेदन करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इवेंट्स मैं लाता हूँ और साथ ही में इतने बेहतरीन रूप से लाता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस कर सकें, और प्रैक्टिस के साथ ही में आपकी यहाँ पे पकड़ भी बन सके क्या है इवेंट। और वीकली बेसिस पे भी मैं ऐसे रिपीट करता रहता हूँ, जिससे आप एक निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने रिवीजन भी किया हुआ है, ठीक है। एक संभवित जीवन पर में तो नहीं हो पाता है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जरूरी नहीं कि आप पंक्चुअली पढ़ाई कर रहे हो। तो इसके लिए मैं वीकली बेसिस पे लाता हूँ, तो उसे भी देखिए और अपने दोस्तों को भी जागरूक करिए कि ऐसा भी कुछ श्रीराधे स्टडीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अगर तक अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर उसे सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वगैरह दिया हो तो आप उसे भी निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।